मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों और उनके सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आपने स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब में पढ़ा ही होगा कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पहले 3 हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथे हम यानी कि मीडिया, जो इन तीनों की खबर रखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इस लोकतंत्र में संसद और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आपको पता ही है। दोनों के काम बटे हुए हैं, फिर भी गाहे बगाहे बहस खड़ी हो जाती है कि दोनों में सुप्रीम कौन है। क्या इनमें से कोई अपनी सीमा लांघ रहा है, दूसरे के दायरे में जाने की कोशिश कर रहा है। अब खबर पर आ जाते हैं। देश की संसद ने जो नया वक्फ कानून पास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। वो कौन से 2 प्रावधान हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दलीलें दी, बताया कि मीलॉर्ड ये संसद का निर्णय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर कायम रहा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जवाब देने के लिए हफ्ते भर की मोहलत जरूर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर माथे पर, आम आदमी सवाल नहीं उठाता क्योंकि मानहानि से डरता है। लेकिन आज देश के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के तरीकों पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सरकार के किसी भी फैसले को मंजूरी देने की समय सीमा तय की है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कई तीखे सवाल भी पूछे, वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन जनहित में खबरों की शुरुआत उस वक्फ कानून के साथ जो देश की संसद में बहुमत से बन चुका है, लेकिन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार का जोश थोड़ा ठंडा किया है। लेकिन इससे भी पहले आपके लिए यह खास तस्वीर देखना जरूरी है। यह नई तस्वीर है जिसमें मुस्लिमों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया, उन्हें शुक्रिया कहा इस बात के लिए कि उन्होंने वक्फ कानून जैसा एक कारगर और सबके भले का कानून बनाया है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के इस प्रतिनिधि मंडल के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की टाइमिंग भी बड़ी खास रही। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दिया और आज ही मोदी से मुस्लिम समाज ने जाकर मुलाकात की। उनसे कहा कि आपका वक्फ कानून सबका साथ सबका विकास की आपकी थ्योरी का ही फल है और इसमें गरीब मुसलमानों का भला होगा। ने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। तो देखा आपने, नए वक्फ कानून पर दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए आज दृश्य इतना अच्छा नहीं था। कुछ लोगों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश सरकार के लिए झटका है।
एक हद तक है भी, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखा गया है जब संसद से पास हुए किसी कानून के अहम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही होल्ड कर दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप अभी से किसी की हार या जीत तय नहीं करें। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारी तो यही सलाह है कि आप ऐसे किसी आधे अधूरे उत्साह में ना आ जाएं, क्योंकि वक्फ कानून पर विधिवत सुनवाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो कहा सुना गया उसे समझकर ही अपनी राय बनाएं। कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, इसीलिए आज जनहित में हमारी पूरी कोशिश है कि वक्फ कानून पर यह सुप्रीम ऑर्डर आपको सही और बेहद सरल ढंग से समझा सकें। तो सबसे पहले यह नोट करें कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं, यानी टेम्पररी ऑर्डर, तब तक जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। और अब इन दोनों अंतरिम आदेश को पढ़िए। पहला अंतरिम आदेश है, वक्फ की कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। दूसरा अंतरिम आदेश है, वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और अब इन दोनों अंतरिम आदेश का मतलब आपको समझा देते हैं। पहले अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ की कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी का मतलब है वक्फ की कोई भी संपत्ति, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड या फिर डीड हो, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये संपत्ति जिसके पास है वो इस्तेमाल करता रहेगा, यानी कि सरकारें ऐसी प्रॉपर्टी अपने अधिकार में अभी नहीं ले सकेंगी। दूसरे अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाएगी। जिन 2 गैर मुस्लिम समुदायों को रखने की बात नए कानून में है वो नियुक्ति भी नहीं हो सकेगी। वक्फ बोर्ड का ढांचा अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यानी सरकार ने जो करने के लिए यह नया वक्फ कानून बनाया उसके ये 2 बड़े काम फिलहाल वो नहीं कर पाएगी। आप इसे झटका लगना भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। वो ना तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर पाएगी और ना ही किसी वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदल पाएगी। अब आप जानना जरूर चाहेंगे कि आगे क्या होगा। 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक तो लग गई, पर आगे क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मांगने पर उसे जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। जैसे ही सरकार जवाब देगी उसके 5 दिनों में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं देने वालों को भी अपना जवाब देना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। यह तो हुआ नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उसका सारांश। अब बताते हैं कोर्ट में जिरह क्या हुई। कल वक्फ कानून पर पहले दिन 2 घंटे की सुनवाई हुई थी, लेकिन आज दूसरे दिन आधा घंटा भी पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ 25 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं कि आप संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं। एक्ट के कुछ प्रावधान देखकर इसे रोक देना सही नहीं है। यह लाखों लोगों की राय से बनाया गया है। हम लोगों के लिए जवाबदेह हैं। रोक लगा देना बेहद सख्त होगा। हमें 1 हफ्ते में जवाब देने दें। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम आपको सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी मैं कानूनी जिरह पर नहीं हूं, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदल जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह बात कानून का हिस्सा है। सरकार अगली सुनवाई तक संपत्तियां डी नोटिफाई नहीं करेगी। बस इतनी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए सरकार का 1 हफ्ते का अनुरोध स्वीकार कर लिया और इसी के साथ नए वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर अपना अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही हार जीत के दावे शुरू हो गए हैं। आप भी सुने कि वक्फ कानून को लेकर किस किस तरह के दावे अब किए जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। जो आज आदेश दिया है हमें इस चीज़ की खुशी है, वो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। हम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें ज़रूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है।
विपक्ष संसद में भले ही नए वक्फ कानून को रोक नहीं पाया हो, लेकिन आज से दावे कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम इस कानून पर रोक जरूर लगा देंगे। विपक्षी नेताओं के दावे भी सुनिए। हमारे बिंदु 3-4 और हैं, उन पे निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उसमें आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो यथास्थिति कानून के पहले दिन थी, एक दिन पूर्व, वो इन 3 बिंदुओं पे उच्चतम न्यायालय ने पुनर्स्थापित की है, तो वो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का स्वागत नहीं किया जाता है जिसमें हम हार गए हों या तकलीफ हो जिससे हमें। ये वो कागजात है जो मैंने खुद लिख के दिया था जेपीसी के सामने आम आदमी पार्टी की ओर से कि भाई ये काम मत करो, यही चीज आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। इसमें वक्फ बाय यूजर पे भी मैंने लिख के दिया था कि भाई वक्फ बाय यूजर को आप चेंज मत करिए, ये साफ तौर पे मैंने लिख के दिया था, अपने पत्र में लिख के दिया था। यही बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा, ये तो हमने विरोध के तौर पे पहले ही लिख के दिया था। वक्फ कानून के विरोध की एक बड़ी आवाज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, लेकिन ओवैसी खुशफहमी में नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि यह लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और जहां तक मेरी राय है, हमारी लीगल अभी जंग बाकी है, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रोविजंस है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, उससे कंप्लीटली वक्फ प्रॉपर्टी लूज करेगा वक्फ बोर्ड। यह मत समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी बच रही है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, और जितने वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा, ठीक है। मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं, जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा बताइए। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया, लेकिन सरकार भी पूरा आत्मविश्वास दिखा रही है कि उसका वक्फ कानून किसी संवैधानिक बाधा में नहीं फंसेगा। सरकार और बीजेपी ने भी सड़क पर जन समर्थन दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आज हैदराबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया, वक्फ संशोधित कानून के फायदे बताए, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। क्योंकि अंतरिम आदेश में वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करने पर अंतरिम रोक लगी है, इसीलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि देश में वक्फ की ऐसी कितनी संपत्ति है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,000 संपत्तियां बताई जाती हैं। इनमें से 4,02,000 प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर हैं, यानी कि जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल के आधार पर वक्फ का माना जाता है, दस्तावेज के बिना भी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने के साथ एक और फैसला दिया। आपने देखा है कि संसद से वक्फ कानून के पास होने के बाद कितनी तेजी से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। एक तरह से आपस में होड़ मच गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 150 याचिकाएं दाखिल हुई थी। कोर्ट ने कल और आज इनमें से 72 याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन अब 5 मई को सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियां ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्योंकि वक्फ पर सभी याचिकाओं को सुन पाना संभव नहीं है, उन 5 लोगों के नाम भी आ गए हैं जिनकी याचिकाएं कोर्ट सुनेगा। ये 5 लोग हैं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, मोहम्मद जमील मर्चेंट, मोहम्मद फजलुर रहमान, शेख नूरुल हसन और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए नोडल वकील नियुक्त करने और दोनों पक्षों से अपने वकीलों की लिस्ट देने के लिए भी कहा है, जो वक्फ कानून के पक्ष विपक्ष में जिरह करेंगे। कोर्ट के आज के आदेश को किसी की हार या जीत के नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर असली सुनवाई 5 मई को होगी। तब तक सभी पक्षों को कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखना होगा। हम तो यही कहेंगे कि कोर्ट का जो भी फैसला हो, उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और अब अगली खबर ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह 100% जनहित से जुड़ी हुई खबर है। इसका सीधा वास्ता आपसे, हमसे और सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से है। लोकतंत्र और संविधान में अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बहुत बड़ी चिंता जताई है। उस सवाल को उठाया है जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना निहित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है।
और हम भारत के लोग राज्य की विधानसभा और देश के संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद कानून बनाती है, वो संसद जिसका पहला अंग राष्ट्रपति है और फिर लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के दस्तखत से ही संसद से पारित विधेयक कानून बन जाता है, यानी संसद का दर्जा सबसे ऊपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने संसद के फैसलों को भी पलट दिया है, जिसे संविधान और कानून के जानकार न्यायिक अतिक्रमण करार देते हैं। आज उपराष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद बड़ी या फिर सुप्रीम कोर्ट, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को आपको बहुत गौर से सुनना होगा। A recent judgment, where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner. And if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति ने ये बातें राज्यसभा के इंटर्न्स यानी प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और संसद के मुख्य अंग राष्ट्रपति को निर्देश मिलने पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी फैसले की समय सीमा कैसे तय कर सकता है। उन्होंने इसे सुपर संसद जैसा बताया है। जगदीप धनखड़ ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही जो इसी 8 अप्रैल को आया है। ऐसे में उस ऑर्डर कॉपी के पन्ने को फिर से पढ़ना बेहद जरूरी है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसमें देरी पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब कारण बताने होंगे, जबकि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्यपालों की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें राज्यपाल पर विधानसभा से पारित विधेयक की मंजूरी में देरी की शिकायत की गई थी। क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय सीमा तय करना ठीक है? इस पर हमने कानून के जानकारों से बातचीत की है तो उन्होंने भी इसे अनुचित करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जाने माने वकील इस पूरे मामले में क्या समझा रहे हैं, सुनिए। ये जन्म तो निश्चित ही देता है टकराव को, क्योंकि राष्ट्रपति को इस तरह से नीचे ले आना सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा ये अनुचित है, अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिव्यू करने लायक है और ये 142 आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता कि संविधान को रीराइट करे, इंटरप्रेट करने का प्रावधान है। और संविधान में जब ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई है प्रेसिडेंट के लिए तो वो डेडलाइन डालना मेरे हिसाब से गलत है। अब सवाल यह है, क्या ये न्यायपालिका की ओर से लक्ष्मण रेखा लांघना है? इसे हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तय करना है। लेकिन इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या कहा है, अब उसे भी सुनिए, फिर मैं आपके सामने सरल भाषा में उसके संवैधानिक मायने भी समझाने वाली हूं। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8.
But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. वाइस प्रेसिडेंट ने संविधान के 2 अनुच्छेदों का जिक्र किया। पहला अनुच्छेद 145(3), जिसके अनुसार महत्वपूर्ण मामलों में 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों की स्थापना की जाती है, जबकि अनुच्छेद 142 भारत की सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, लेकिन कुछ मौकों पर दोनों के बीच टकराव के हालात भी बने हैं। इस पर हमने आपकी जानकारी के लिए एक कुंजी तैयार की है, अब उसे भी देखिए। 2014 में देश की संसद ने संविधान में 99वां संशोधन किया। जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2007 का IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस भी सुर्खियों में रहा। इसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 को असंवैधानिक करार दिया, जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। 1995 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह मूल संरचना के खिलाफ था। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जो यह बताता है कि संसद संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब एक बार फिर उपराष्ट्रपति के भाषण पर लौटते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड का भी जिक्र किया। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया। Event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. महत्वपूर्ण घटना, और बाद में इस घटना की तफसील जानकारी सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी। कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले इनपुट के आधार पर ब्यौरा साझा किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इनपुट से साफ था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन इस केस का नतीजा क्या निकला, देश को अब तक मालूम नहीं। Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is restive because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. यह तस्वीर आपको याद होगी, यह वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के बंगले का है। जस्टिस वर्मा के घर आग लगी थी। आग बुझाने दिल्ली पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम पहुंची थी। इसी दौरान जले अधजले नोटों की ये गड्डियां मिली थीं।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, जहां उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जांच तो कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र तो है ही नहीं। उन्होंने आंतरिक जांच समिति पर भी सवाल उठाए और इसे कानून के शासन को कमजोर करने वाला करार दिया। जनहित में, देश हित में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के वो 3 स्तंभ हैं, पहिए हैं, वो बुनियाद हैं जो विकसित भारत की असली नींव हैं। ऐसे में तीनों पहियों की मजबूती पर ही स्वर्णिम भारत का भविष्य टिका है, लेकिन इसमें पारदर्शिता जरूरी है। सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वाली इस बहस से निकलकर आगे बढ़ते हुए और बात अब वक्फ विरोधी हिंसा में सुलगे पश्चिम बंगाल की करेंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, लेकिन दहशत अब भी वहां पर कायम है। दंगा प्रभावित इलाका अब भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में है। सड़कों पर सुरक्षा बलों का पहरा है। उसी पहरे के बीच आज कुछ दुकानें खुली, रोज का रोजगार करने वाले लोग हिम्मत करके सड़क पर निकले। स्कूल भी खोले गए। बच्चों को कुछ लोग पढ़ने के लिए स्कूल भेजने की कोशिश करते भी दिखे। मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाके जल्द से जल्द पटरी पर लौटें, जिंदगी सामान्य हो, इसी बात की वहां पर कोशिश है। लेकिन इस घटना में जिस तरह से पुलिस, प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, वह हैरान करने वाला है और उससे ज्यादा परेशान करने वाला। दंगों की जांच की दिशा में क्या हुआ है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले कोलकाता से आए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में कुछ महिलाएं आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिली। ये वो महिलाएं हैं जो दंगा पीड़ित हैं। अपने ही देश में, अपने ही सूबे में शरणार्थी बनकर इन्हें स्कूल में समय गुजारना पड़ रहा है, बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद के धूलियान में पिछले हफ्ते हिंसा हुई तो ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ मालदा के स्कूल में अपनी जान बचाकर पहुंची थीं। कल इन लोगों को सीएम से मिलवाने और आपबीती बताने के लिए सुकांता मजूमदार ने कोलकाता बुलवाया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। डीजीपी महज 10 मिनट ही मिले थे। इसके बाद आज महिलाओं को साथ लेकर वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की। पीड़ित महिलाओं का दर्द सुनने के बाद राज्यपाल ने शुक्रवार यानी कि कल मुर्शिदाबाद जाने का फैसला लिया है। राज्यपाल ने दोपहर को राजभवन में पत्रकारों को बुलाकर इसकी पूरी जानकारी भी दी। I'm going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and give reports to whoever is concerned to implement things. राज्यपाल के मुर्शिदाबाद जाने की खबर जैसे ही सीएम हाउस पहुंची, ममता बनर्जी ने शांति की दलील देते हुए वहां नहीं जाने की उन्हें सलाह दी है। ममता ने खुद के नहीं जाने का हवाला दिया, ये कहते हुए कि उनसे अपील की कि वहां जब हालात सामान्य होगा तभी मैं जाऊंगी, आप भी तभी जाइएगा। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া, আমি তো যাব ঠিক টাইমে, এখনই আমি যাওয়া মানে আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, लेकिन राज्यपाल ने ममता की अपील ठुकरा दी है। कह दिया है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वहां जाना जरूरी है। एक बार फिर मुर्शिदाबाद के मसले पर राज्य वर्सेस राजभवन हो गया है। ममता, राज्यपाल आमने सामने हैं। कल राज्यपाल जिस मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाले हैं वो कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है, साथ में बेहद संवेदनशील भी। इसलिए यहां की अशांति देश और प्रदेश के लिए बड़ा मसला है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई थी। लगातार एबीपी न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। उस दिन मुर्शिदाबाद से 47 किलोमीटर दूर जंगीपुर में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा और बवाल काटा, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। जंगीपुर से हिंसा की जो हवा चली वो 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद की सूती पहुंची। 12 अप्रैल को शमशेरगंज और धुलियान में बवाल हुआ। दंगा प्रभावित ये इलाके मुर्शिदाबाद जिले में ही आते हैं। इसी इलाके से लोगों का पलायन हुआ है। कुछ लोग पड़ोस के जिले में गए तो कुछ लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड में जा पहुंचे। इसी इलाके में 2 पिता पुत्रों की बेरहमी से उपद्रवियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद डर का माहौल है। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर ही कोलकाता से दिल्ली तक सियासी हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया।
घुसपैठ के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अब वही बीएसएफ के जवाब में अशांत इलाके में शांत बहाली करने का बीएसएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं, वहां पर डटे हुए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती रहेगी। 21 अप्रैल यानी सोमवार को अगली सुनवाई होगी। शुभेंदु ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कोर्ट से की है। लेकिन हिंसा के 8 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की नींद खुली। 8 अप्रैल को पहली हिंसा हुई और कल 16 अप्रैल को राज्य पुलिस के मुखिया ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। इस एसआईटी में 9 पुलिस वालों को शामिल किया गया है। एएसपी रैंक के अधिकारी को इसका हेड बनाया गया है। लेकिन अब यहां पर मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने जो पहली जांच टीम बनाई उसमें सिर्फ पुलिस वालों को ही क्यों रखा? यह सवाल इसलिए क्योंकि सवालों में तो पुलिस भी है। पुलिस इसलिए क्योंकि जिस धुलियान में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां के लोग पुलिस पर ही तो आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय क्यों नहीं कर पाई। नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया। जब फौज आने के बाद परिस्थिति बहुत सुधर गया है और आदमी घर से निकल पा रहा है। लेकिन जब फौज नहीं आए थे तो यहाँ हर कोई डर के मारे, संशय के मारे अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे। और हम लोग को चाहते हैं कि इसलिए स्थायी परमानेंट बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम, तभी आदमी यहाँ से शांति से रह पाएगा एकदम। पुलिस वालों की नाकामी की वजह से ही हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की 9 कंपनी यानी कि 900 जवानों की तैनाती की गई है। बंगाल में जो हो रहा है उस पर सियासत लगातार गर्म है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर वार किया। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। मुर्शिदाबाद की हिंसा से हिंदू धर्मगुरु भी नाराज हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सनातनियों पर हमले देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं ना कहीं वहां की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है, पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी। बंगाल मुर्शिदाबाद की हिंसा पर काबू पाने में ममता सरकार ने देर कर दी। वो तो भला हो बीएसएफ का जो मौके पर पहुंची तो हालात सुधरे, लेकिन ममता है कि उल्टे केंद्रीय बलों को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कानून व्यवस्था की नाकामी मानने की बजाय राज्यपाल से टकराव के हालात पैदा कर रही हैं, जो किसी भी सूरत में राज्य के लिए ठीक नहीं। गवर्नर केंद्र सरकार के माना की प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन राज्य सरकार को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, उनकी सलाह पर अमल करना चाहिए। और अब आपको बिहार की राजनीति की ओर लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर कांग्रेस के लगाए गए वीटो के बाद पटना में महागठबंधन की आज पहली बड़ी बैठक हुई। बिहार में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग पटना के आरजेडी दफ्तर में हुई। उम्मीद की जा रही थी कि आज तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान हो ही जाएगा, लेकिन आज फिर कांग्रेस ने गेम कर दिया। इस गेम की कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल दोपहर 2:15 बजे के आसपास मीटिंग की शुरुआत हुई। खास बात यह रही कि मीटिंग के केंद्र में तेजस्वी यादव रहे, जो बीच की कुर्सी पर बैठे। उनके ठीक बगल में एक और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठे थे, दूसरी ओर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। इन दोनों नेताओं का तेजस्वी के अगल बगल में बैठना इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि अल्लावरू ही तेजस्वी के नाम के ऐलान की राह में रोड़ा बने हुए हैं। मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस वक्त बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भले ही सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी की राह में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बिहार के जो बाकी घटक दल हैं उनमें तेजस्वी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन की आज की मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ सहयोगियों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। शायद ये दबाव बनाने की
कोशिश भी है। मेरा इंडिविजुअल मानना है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। कोई दूसरा कोई चेहरा बता दीजिए ना, कोई ऐसा हो कि तेजस्वी जी के अलावा कोई तेजस्वी जैसा लीडर जो बिहार में है महागठबंधन में, इससे बड़ा कोई चेहरा होगा तो फिर सोचा जाएगा उस पर। तेजस्वी को आप लोग सीएम कैंडिडेट महागठबंधन का मानते हैं? तो गैर जरूरी सवाल है। बहुत पहले से सबसे बड़ी पार्टी है, अब वो सबसे बड़े नेता है, तो इसमें बेवजह से सवाल बनाया जाता है। सीपीआई ने भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई, यानी मीटिंग के बाहर जो लोग थे उन्हें यह लग रहा था कि मीटिंग में कांग्रेस पर इसका दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मीटिंग जब खत्म हुई तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम नेता एक साथ आए। पत्रकारों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि कांग्रेस का तेजस्वी को लेकर क्या स्टैंड है। सवाल कांग्रेस के प्रभारी से हुआ। बगल में तेजस्वी बैठे हुए थे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने जवाब नहीं दिया। एक बात बताइए, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लावरू सवाल का जवाब बार बार सवाल से ही देते रहे। पत्रकार साफ साफ जवाब चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी गोलमोल घुमाते रहे। इसके बाद तेजस्वी को माइक थामना पड़ गया। पत्रकारों से कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कृष्णा जी से सवाल है कि सीएम फेस को मंगाइए, बताइए सीएम फेस बताइए पहले। अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। सीएम फेस आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। अरे तो ये तो अनाउंस कर दीजिएगा। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जब से तेजस्वी की कुंडली में कांग्रेस के कृष्णा की एंट्री हुई है, तभी से उनके नाम पर ग्रहण सा लग गया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बैठक में सीएम के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये मीटिंग के एजेंडे में नहीं था। असल में सीएम के चेहरे से पहले कांग्रेस सीटों को लेकर बार्गेन करना चाहती है। आज उसी की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस गणित को सुलझाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटें ही चाहती है। मुकेश सहनी की वीआईपी को भी 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल पिछली बार 29 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी दावा कमोबेश इतना ही है। ऐसे आरजेडी के लिए महज 84 सीटें ही बचती हैं। पिछली बार आरजेडी 144 पर लड़ी थी। अभी इसमें देर सवेर पशुपति पारस की पार्टी की भी एंट्री होनी है। सूत्र बता रहे हैं कि जब तक सीटों की संख्या की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। चुनावी साल में महागठबंधन की यह पहली मीटिंग थी। इससे पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में चुनाव को लेकर दोनों दलों ने रणनीति बनाई थी। उस रणनीति को नीचे के लेवल पर पहुंचाने के लिए पटना में मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। इस मीटिंग में सभी दलों ने मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने पर अपनी सहमति जता दी है। जिला और प्रखंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के लिए समन्वय समिति बनेगी। चुनाव प्रचार साझा घोषणा पत्र बनाने को लेकर चर्चा हुई है। सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में ले जाने का फैसला लिया गया है। पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उसको जवाब देना चाहिए। गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है, ये हालत बिहार के है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं, पर 20 साल 2 दशक हो चुका है। महागठबंधन के नेता मीटिंग करके रणनीति बना रहे हैं, पोस्टर जारी करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज कांग्रेस ने पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए।
अलग अलग मुद्दों पर उनको घेरा है, तो जवाब में एनडीए की ओर से साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, 25 से 30 सीएम फिर से नीतीश ही रहेंगे। कितने लोग भी मिले, महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है, इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। ये कहा जा रहा था कि एनडीए में चेहरे को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है। सीट से लेकर चेहरे तक के चक्रव्यूह में महागठबंधन फंस गया है। अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनती तो फिर इनका रिश्ता क्या चुनाव तक टिक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे दोनों को पता है कि अलग होकर लड़े तो 2010 जैसा बुरा हाल कांग्रेस और आरजेडी का हो सकता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाऊंगी जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सेना प्रमुख का है। वो पाकिस्तान जिसकी पहचान एक नाकाम मुल्क के रूप में है, जहां कट्टरता का चौतरफा बोलबाला है, जिसका मुख्य पेशा आतंकवाद है, जिसका वजूद खतरे में है, लेकिन उस देश की असली सत्ता यानी फौज के प्रमुख पाकिस्तानी आवाम को कट्टरता की अफीम सुंघाने में जुटे हैं। पहले उनकी बात सुनिए, फिर आगे की बात करूंगी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। ये पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हैं, इनका काम क्या है और तकरीर में ये काम क्या कर रहे हैं। आपने सुन लिया, मुनीर पाकिस्तान में हिंदू फोबिया का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ उनका बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा है, पंजाब से लेकर सिंध तक, पाकिस्तान की पंजाब से लेकर सिंध तक चप्पे चप्पे पर चरमपंथ हावी है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तो खुद ब खुद भारत में विलय के लिए बेचैन है, और दूसरी तरफ अपनी नाकामियों से ध्यान हटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने लोगों के सामने हिंदुओं से नफरत की तकरीरें पेश कर रहे हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। शिव मंगल सिंह सुमन की साहस देती कविता की कुछ पंक्तियां आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी अपने भीतर साहस हमेशा रखें, उसी से आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।